ओके अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरोस इक्वल हो, यही है ना क्वेश्चन में। देखो कह रहा है कि लेट सपोज कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, लेट सपोज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 0। मान लीजिए कि हमने एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। हमने क्या ले ली, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल है, ठीक है, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट इक्वल है, तो आप हमें ए और सी की साइन के बारे में कुछ रिलेशन बता सकते हैं, साइन कि जैसे ए और सी दोनों पॉजिटिव होंगे, ए पॉजिटिव होगा बट सी नेगेटिव होगा, ए नेगेटिव होगा बट सी पॉजिटिव होगा, इस टाइप की एनालिसिस। बेसिकली ये जो पार्ट है ना, ये ग्राफिकल एनालिसिस में आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफिकल एनालिसिस में, ठीक है। तो मैं आपको ये सारी चीजें बताता हूँ, देखो। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर रूट्स इक्वल है, ठीक है, अगर रूट्स इक्वल है तो क्या रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगा? यस सर। ये बताओ, क्योंकि रूट्स इक्वल का मतलब क्या हो सकता है, देखो ऐसे होगा, हो सकता है वो 2 2 हो तब भी पॉजिटिव आएगा, हो सकता है -2 हो तो दो नेगेटिव नंबर का भी प्रोडक्ट पॉजिटिव ही आता है 4। आ रहा है समझ में? सो एक चीज आपको पहले से पता होना चाहिए कि भाई देखो, अगर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है ना और रूट्स इक्वल है, तो बेसिकली दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो पॉजिटिव आएगा। यानी c बाई ए की वैल्यू, यही तो होता है रूट्स का प्रोडक्ट। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, अल्फा बाई बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c बाई ए ही तो आती है, हमने कल पढ़ा था ना, कल की क्लास में। यस प्रोडक्ट सर। ऑफ रूट c बाई ए के बराबर होता है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के केस में। तो जो प्रोडक्ट ऑफ रूट है c बाई ए होना चाहिए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव होना चाहिए, c बाई ए की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए। और c बाई ए पॉजिटिव तभी होगा जब c और a, c एंड a बोथ पॉजिटिव हो, या फिर c एंड a बोथ नेगेटिव हो। आ रहा है समझ में कि नहीं? देखो c बाई ए पॉजिटिव होगा अगर c और a दोनों पॉजिटिव हो जाए, तब भी होगा। जैसे 2/3, 2/3 दोनों पॉजिटिव है तो आंसर 2/3 पॉजिटिव आएगा ना। आ रहा है समझ में? देखो ये सी है, ये ए है, और दोनों नेगेटिव हो तो -2/-3, तो माइनस माइनस कट जाएगा, तब भी आंसर 2/3 आएगा, तब भी ये पॉजिटिव हो, ठीक है। सो कहने का मतलब समझ में आ रहा है कि सी और ए दोनों की साइन सेम होनी चाहिए, दोनों की साइन सेम, आइदर बोथ आर पॉजिटिव आइदर बोथ आर नेगेटिव। आया समझ में? यस सर। जिसका भी क्वेश्चन था ये समझ में आया? यस सर। ओके अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो आप लोग। क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद अभी मैं जो रिमेनिंग टॉपिक, जैसे मैंने कल बताया था कि कुछ टॉपिक रह गए हैं, उसे कवर करवा दूंगा, ठीक है। ये बेसिकली ग्राफिकल सर, एक एनालिसिस का क्वेश्चन है, पोर्शन है। एक क्वेश्चन है मेरे पे क्वेश्चन, एक्स्ट्रा हाँ बताओ, अलग से है। हाँ बताओ बताओ, क्वेश्चन बताओ, चलो बताओ। इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन देन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। देखो इसका आंसर होगा 3xyz, ठीक है, यही आंसर आएगा। कल ही मैंने बताया था कि भाई देखो, मैंने कल ही बताया था कि x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब, x प्लस वाई प्लस जेड का क्यूब -3 टाइम्स ऑफ XYZ। याद करो, कोई मुझसे क्वेश्चन भी पूछ रहा था, आई थिंक वो माही नूर थी, माही नूर आप थी ना शायद, आपने क्वेश्चन पूछा था कि सर आप ये क्या बता दिए हैं, वो मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने कहा था बेटा ये बाद में आएगा, ये आइडेंटिटी होती है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस जेड क्यूब माइनस 3xy इज इक्वल टू आपका -1/2 एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है, और विद इन अ ब्रैकेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स के बराबर होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला है, आइडेंटिटी है, ठीक है। तो अगर आपसे कह दिया जाए कि भाई हमारा x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तो आप कहोगे ना ये वाली टर्म 0 हो गई। देखो ये वाली टर्म 0 हो गई ना पूरी, और अगर ये 0 हो गया तो 0 यहाँ पुट करो, सब 0 हो जाएंगे। यानी आप यूं कह सकते हो एक्स क्यूब माइनस वाई, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy की वैल्यू, 3xyz की वैल्यू 0 आएगी। और अगर ऐसा हुआ तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी? इसकी वैल्यू 3 टाइम्स ऑफ XYZ आएगी। आया समझ में? ये कल मैंने बताया था ये। यस सर। बोलो क्लियर है? यस सर। देखो माहिनूर आ गई, माहिनूर को ही बताया था शायद। यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू है, कुछ एक टेक्निकल इशू है, हो सकता है आज की क्लास आपकी पहले ही ओवर हो जाए। लेकिन अगर आज की क्लास पहले ओवर होती है तो मैं ये चाहूंगा कि मैं ये क्लास आपकी कल कंटिन्यू कर दूं, ठीक है। सो क्या आपके पास कोई एक टाइम है कल डे में जब मैं ये क्लास कंटिन्यू कर दूं? अभी तो ये क्लास चलने देते हैं, लेकिन देखते हैं कब तक चलती है, थोड़ा सा टेक्निकल इशू है आज, ठीक है।
बताओ कल अगर मैं एक टाइम रखना चाहूँ, अच्छा मैं अगर दोपहर में Yes, टाइम sir, रखना चाहूँ 2 afternoon. PM, 2 PM कैसा रहेगा? कुछ लोग का पेपर है, मुझे पता है, अफनान आपका पेपर है शायद, और हुजैफा आपका भी पेपर है, ये सारे बच्चों का पेपर है। नो सर, नो सर। कल ही तो पेपर है। नहीं तो सर, मेरा तो मंडे को है। मैथ का पेपर, अच्छा तुम्हारा मंडे को है। मैथ ओके का नहीं, मैथ की 21 को है। ओके, हुजैफा आपका होगा। ओके चलो, सर सो अगर 4:30 में नहीं हो सकता है? 4:30 भी, 4:30 ओके, कोई दिक्कत नहीं है, 4:30 इज आल्सो ओके, 4:30 भी ओके है, ठीक है। देखो 4:30 मेरे ख्याल से मच बेटर होगा बल्कि, ठीक है। कल आप लोग की क्लास है, कल आपको सैटरडे है ना, कल एक क्लास और भी तो होगा 8:30 से, तो कल 2 क्लासेस हो जाएंगी। सर कल सर, कौन सी जो 2 morning- क्लासेस होंगी? जी, कल कौन सी 2 क्लासेस होंगी? दोनों मैथमेटिक्स की होंगी। उसका रीजन ये है, आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है, इस वजह से मैं आपकी क्लास भी लेट ज्वाइन कर पा रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता ये बहुत देर तक चल पाएगा। जब भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ ना, मैंने ऑन तो कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा देर तक चल पाएगा, ठीक है। उसका एक रीजन है, मैं बता दूंगा रीजन, लेकिन ये है कि इससे पहले ये क्लासेस बंद हो, मैं पहले से ही डिसाइड करना चाहता हूँ कल का टाइम। सर 2 कर अगर दीजिए। आप लोगों को, हाँ, सर 2 कर 4:30. मॉर्निंग में, देखो मॉर्निंग इज आल्सो ओके, 8, मॉर्निंग 8 अरे सर इतनी सुबह नहीं. हो जाएगा बेटा। अगर सवेरे की बात है, उठने की बात है, तब तो ये हो जाएगा, एक दिन की ही बात है बस। सर मॉर्निंग मत करो, ट्यूशन जाते हैं। ओके, ट्यूशन वो- जाते हैं, ठीक है। सो आई थिंक चलो मैं 5 कर देता हूँ, ठीक है, 5 पे हम फिक्स करते हैं, ठीक। डोंट वरी, इसके रिकॉर्डेड लेक्चर है, अगर एक दो लोग को इश्यू होता है तो वो रिकॉर्डेड लेक्चर देख सकते हैं। और कल की क्लास में मैं सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन ही करवाऊंगा, कोई न्यू टॉपिक नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन सॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। मैथमेटिक्स का मतलब सॉल्यूशन, ठीक है। आ रहा है सर समझ में? मैथ की क्लास डेली करवा दो, डेली ही चल रही है कल से, मतलब डेली। पूरे वीक कब तक 7 डे चलेगी? चलेगी। आपको टाइम ओके, टेबल ठीक है। मिला था ना? नहीं सर। सर, नो सर. नो, टाइम टेबल मैंने सेंड करवा दिया था, बाकी सारे लोग को पास पहुंच गया था। आप लोग थोड़ा लेट ज्वाइन हुए हो, इसलिए नहीं पहुंचा होगा, मैं सेंड करवा दूंगा वो भी। इस वीक ये कंप्लीट क्लासेस मेरी ही हैं, ठीक है। ओके, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं, मेरा हेडेक है, मैं उसे कंप्लीट करवाऊंगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? इस वीक में हमें 2-3 चैप्टर जो ऐसे हैं जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उसे हमें ओवर करना है। जैसे आपका पॉलिनोमियल हो गया, आपका क्वाड्रेटिक हो गया, और आपका लीनियर इक्वेशन टू वेरिएट, ठीक है। इसके साथ साथ हम एपी स्टार्ट करेंगे और एपी को फिनिश भी कर देंगे इसी के साथ साथ, क्योंकि एपी बहुत आसान है, सिर्फ 2 ही चीजें हैं जो इंटरेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आती है हर साल, ठीक है। चलो, सो मैं 5 ओके कर रहा हूँ, ठीक है, 5 फाइनल कर रहा हूँ, ठीक। पहले आपकी क्लास 5 पे होगी, 1 आवर की क्लास होगी, ओनली 1 आवर, और 1 आवर की क्लास के बाद आपकी 5 वही जैसे इवनिंग रेगुलर और इवनिंग ही सुबह बेटा। में. आप अगर 8 पे नहीं उठ सकती तो 5 पे कैसे उठेंगी? सर, वही तो. और 5 पे मुझे भी तो उठना होगा। सर 2 बजे वाले में क्या दिक्कत है? 2 बजे वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर वही कर लीजिए, फिर 5 में सर छूट जाएगी। सर 2 ही करिए सर। हाँ हाँ, ये भी करेक्ट है, करेक्ट है। यस सर 2 ही. यस सर फिर 2 ही चल जाएगा. ओके, अच्छा, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, किसी को इश्यू है 2 PM पे अगर हम क्लास करते हैं? नो सर। नो सर सर, मेरी केवल 8 पे. नो सर. सर मुझे अच्छा, ओके, हाँ बताओ किसको है? मोहम्मद फैजान, हाँ बताओ फैजान, क्या हो गया? वो थोड़ा घर पे काम रहता है उस वजह। फैजान ऐसा हो सकता है, देखो आप अकेले हो, तो मैं ये कह सकता हूँ कि क्या आप मतलब इस क्लास को रिकॉर्डेड देख सकते हो? बहुत सर ज्यादा देख नहीं, लेंगे। 1 आवर की देख, क्लास अगर, ठीक है देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो 2 PM फाइनल करते हैं, ठीक है। 2 PM इज ओके, तो पहली क्लास आपकी 2 PM पे होगी, देन नेक्स्ट क्लास 8:30 पे ही होगी, एज यूजुअल जैसे होती है, ठीक है। आ रहा है समझ में? क्लियर? एक्चुअली में हम लोग जिस कैंपस में रह रहे हैं ना, उस कैंपस का जो वाईफाई है वो आज प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है। सो मैंने इसे कनेक्ट कर रखा है सेलफोन से, तो सेलफोन से मैं अभी इसीलिए वीडियो कैमरा भी ऑन नहीं कर रखा हूँ, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत डेटा कंज्यूम करती हैं, ठीक है। तो उसमें फिर अभी वो बहुत ज्यादा देर तक चलने वाला नहीं है, ठीक है, इस वजह से। चलो, फिर भी हम अपनी क्लास को, आज की भी क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं, हम डाउट सॉल्व करते हैं जहां तक हो सकता है, ठीक है। चलो, ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया जिसका क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। देखो मैथमेटिक्स जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओ उतना ज्यादा बेहतर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 5. वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 5, वर्कशीट 2 क्वेश्चन नंबर 5,
Okay. The zero of polynomial px are precisely the x coordinate of the point. ठीक है, x coordinate of points where the graph y is equal to fx intersect the. चलो देखो, आपसे ये पूछा जा रहा है ना कि ये जो आपके ये पूछा जा रहा है कि ये जो आपके इंग्लिश लैंग्वेज को समझो, ये आपसे ये पूछे, देखो ये सारे क्वेश्चन जो आपको डाउट हो रहे हैं ना वो ग्राफिकल एनालिसिस के हैं। तो एक बार मैं ग्राफ पढ़ा दूंगा ना तो बहुत आसानी से हो जाएगा। थोड़ा सा हम देख ही लेते हैं रूट का नेचर ग्राफ में क्या होता है। रूट का नेचर, रूट कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ग्राफ बनाते हो ना, ग्राफ आपको पता है स्ट्रेट लाइन किसका इक्वेशन होता है। जैसे आपको पता है 2x + 3, ऐसे अगर कोई लीनियर इक्वेशन है ना, ऐसे लीनियर इक्वेशन y = x + 3, तो इसका ग्राफ आपने पढ़ा होगा, एक लाइन आती है स्ट्रेट लाइन। ऐसे कोई एक सपोज दैट दिस इज द लाइन, मान लो इस तरह की लाइन होगी ऐसे, ठीक है। तो ये जो लाइन है यही इक्वेशन है y = x + 3 का, ये लाइन। तो ये लाइन ग्राफ को एक प्लेस पे कट करती है, और ये जो जहां पे लाइन ग्राफ को कट करती है ना, x की वो वैल्यू जहां पे कट कर रही है, दैट इज अल्फा, यानी दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। तो इसीलिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ को एक्स एक्सिस पे, कहां पे, एक्स एक्सिस पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल पॉइंट पे कट करता है, कहां पे, दैट इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, आ रहा है समझ में। अच्छा, इसी तरह से अगर आप लीनियर ना लें, आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लें, लाइक इस, देखो लाइक दिस, एक्स स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 5। अगर इस टाइप से अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेते हैं, ये आपकी एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो आप देखोगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, पैराबोला से, ऐसा पैराबोला। ठीक है, तो पैराबोला एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट करता है, एक यहां एक यहां। गेस करोगे ये क्या होता है? जीरोस। आ रहा है समझ में? क्योंकि हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 जीरोस होते हैं, एक जीरोस इसका अल्फा होता है, एक जीरोस बीटा। तो पहला जहां पे कट किया उसे हम अल्फा नाम दे देते हैं, दूसरा जहां पे कट किया उसे हम बीटा। ये जहां पे कट करने का मतलब क्या है, इसकी एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू, ये जो पॉइंट है उसकी एक्स कोऑर्डिनेट, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस। आ रहा है समझ में? तो ये पॉइंट कौन सा होगा? ये पॉइंट तुम्हारा बीटा कामा 0 होगा, और ये पॉइंट तुम्हारा कौन सा होगा? अल्फा कामा 0, अल्फा कामा 0। आ रहा है समझ में? तो ये जो पॉइंट अल्फा है ना, अल्फा और बीटा, यानी ग्राफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 का जो ग्राफ है, जहां पे एक्स एक्सिस को कट करता है, वही आपका जीरो ज्यादा सोल्यूशन होता है। ठीक है, अच्छा इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि भाई हमारे पास क्वाड्रेटिक नहीं है, क्यूबिक है, 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ऐसे क्यूबिक है। सो पहली चीज कि जो इसका ग्राफ बनेगा ना, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा कि ये क्या करेगा, एक्सिस को 3 प्लेस पे कट करेगा। उसका रीजन क्या है, 3 प्लेस पे क्यों कट करेगा? इसका रीजन ये है कि क्वाड्रेटिक के 3 रूट्स होते हैं, एक अल्फा, एक बीटा, एक गामा। तो एक को हम बोलेंगे जहां पे कट करेगा वो अल्फा, एक को हम बोलेंगे बीटा, एक को हम बोलेंगे गामा। आ रहा है समझ में? तो जहां पे एक्स एक्सिस, नंबर ऑफ, देखो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन is equal to degree of polynomial, आ रहा है समझ में? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसकी कितनी है? 3। तो नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3। इसका रीजन क्या है? क्योंकि 3 रूट एग्जिस्ट करेंगे, क्लियर हुआ? ये चीज समझ में आई या नहीं? यस सर। बस इतना सा। अब आपका क्वेश्चन देखते हैं। अब एक बार ये तो थोड़ा सा ग्राफिकल एनालिसिस का मैंने एक पार्ट बता दिया, अभी बहुत है ग्राफिकल एनालिसिस में भी बहुत सारे पोर्शन बाकी, मैंने एक पार्ट बताया आपको। ठीक है, अच्छा अब आपके क्वेश्चंस को देखते हैं। ठीक है, जो आपने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। सो आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 का 5 कह रहा है जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। सही है, एक्स कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं, लेकिन कौन से एक्स कोऑर्डिनेट? वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट द, 4 ऑप्शन है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन एंड नन ऑफ देम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस। आया समझ में? मुझे क्वेश्चन यहाँ बोर्ड पे लाना पड़ेगा, सबके पास पीडीएफ है ना? चलो रुक जाओ, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लेता हूं। ठीक है, 1 सेकेंड, मैं पीडीएफ लाता हूँ यहाँ पे क्वेश्चन। देखो दिस इज द क्वेश्चन, ये था क्वेश्चन। कह रहा है कि भाई आपसे ये जो जीरोज है ना, ये जो जीरोज है, कह रहा है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px आर प्रिसाइजली एक्स कोऑर्डिनेट। कह रहा है जीरोज जो है ना, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट है। ठीक है, जीरोज एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट होते हैं। वेयर द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू px इंटरसेक्ट, 4 ऑप्शन आपके पास, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस,
एंड एक क्या है, एक नन है, एक ओरिजिन है, एक वाई एक्सिस, एक नन है, एक ओरिजिन है। तो इसका आंसर क्या होगा, हमने अभी पढ़ा कि जहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है, तो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्लियर है? और क्वेश्चन पूछो, सर और क्वेश्चन पूछो। क्वेश्चन नंबर वर्कशीट 2 का 2। वर्कशीट 2 का 2, इफ वन ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर देन k इज इक्वल टू व्हाट। ठीक है, तो पहले मैं एक बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देता हूं जिसके बारे में ये कहा गया है। ठीक है, तो देखो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। k स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ x स्क्वायर प्लस 13x प्लस 4k, 13x प्लस 4k। अब जरा क्वेश्चन को रीड करना, आपसे ये कहा जा रहा है कि तो देखो दिस इज द पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल है और इसके दो रूट है, क्योंकि x की पावर 2 है, x की पावर 2 है तो दो रूट्स है। आपको पता है एक रूट इसका अल्फा होगा, एक रूट बीटा होगा, हमें पता है दो रूट है। ठीक है, एक रूट अल्फा, एक रूट बीटा। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि आपसे क्वेश्चन में ये कहा गया कि ये दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, रेसिप्रोकल है, यानी अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा। ये क्वेश्चन में गिवन है, आ रहा है समझ में? यस सर, कर बीटा को 1 बाई अल्फा भी तो लिख सकते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बीटा को 1 बाई अल्फा लिख दीजिए, बात दोनों की एक ही होती है। इधर से कान पकड़ो, उधर से कान पकड़ो, कान ही पकड़ में आएगा। आ रहा है समझ में? अल्फा इज इक्वल टू 1 अपॉन बीटा, बीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन अल्फा, दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ठीक है, आया समझ में? दोनों Yes, सही है, sir. दोनों एक ही। अच्छा, अब एक और चीज देखो, अगर आप दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या तुम इसे ऐसे लिख सकते हो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। यहां भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1। तो अगर दो नंबर एक दूसरे का इनवर्स होते हैं, जैसे 2 हो गया, देखो 2 हो गया 1/2, दोनों एक दूसरे का इनवर्स है, तो अगर तुम इनको प्रोडक्ट करोगे ना तो आंसर जानते हो कितना आएगा, 1। तो दो नंबर अगर एक दूसरे का इनवर्स होते हैं तो उनका प्रोडक्ट 1 आता है। ये इक्वेशन सिग्निफाई करते हैं। जैसे अल्फा और बीटा आपस में एक दूसरे का इनवर्स थे तो इनका प्रोडक्ट कितना आएगा, इनका प्रोडक्ट आएगा 1। ये चीज समझ में आती है? यस सर। ये चीज समझ में? अच्छा, प्रोडक्ट 1 होगा तो इस इक्वेशन से तुम प्रोडक्ट कैसे निकालोगे? इस इक्वेशन को तो देख के ऐसा लग रहा है, देखो ये देखो इक्वेशन तुम्हारी ऐसे है ना, इसे कंपेयर करो, किससे कंपेयर करना है, ए एक्स स्क्वायर से प्लस बी एक्स से प्लस सी से। तो तुम्हें पता चलेगा सी के प्लेस पे 4k है और ए के प्लेस पे k स्क्वायर बाई 4 है ना? तो इसका मतलब तुम ऐसे देखोगे, कहोगे सी के प्लेस पे 4k है और ए के प्लेस पे k स्क्वायर प्लस 4 है। अच्छा, इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है, हमें पता है प्रोडक्ट c बाई ए आता है, तो c बाई ए की वैल्यू 1, यानी 4 टाइम्स ऑफ k अपॉन k स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 1। यही तो मतलब हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 1 तो c बाई ए की वैल्यू 1, और अगर c बाई ए की वैल्यू 1 तो c और a की वैल्यू पुट कर दो। अच्छा देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बन गई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा k स्क्वायर प्लस 4, इसको पूरा लाके यहाँ मल्टीप्लाई करोगे 1 से के साथ पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा एज इट इज इक्वल टू 4k। अब बस तुम्हें इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करोगे? बाई फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन करके सॉल्व कर लो, सॉल्व करके आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आएगा? k इज इक्वल टू 2, तो k इज इक्वल टू 2 इज द आंसर, 2 आएगा यहाँ पे, k इज इक्वल टू 2। किसका क्वेश्चन था ये? बहुत अच्छा क्वेश्चन था, किसका था ये? मेरा। चलो ठीक है, तो ये समझ में आया या नहीं? यस सर। यस ओके, सर, समझ में आ गया। समझ में आया ना? देखो मैं तुम्हें बताता हूँ एक चीज, मैं बता दूं, जब भी ये पॉलिनोमियल है ना, पॉलिनोमियल है वो मोस्टली फोकस करता है क्वाड्रेटिक पे, और आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर है वो भी फोकस करता है क्वाड्रेटिक पे। तो इस वजह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंट्रेंस में आना ही होता है, क्योंकि दो चैप्टर में आ रहा है समझ में? ठीक है, सो अल्फा, तो ये चीज समझ में आई। देखो दो चीजें हमें पता होती है कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू c बाई ए है और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए है, ये हमें पता होता है। और पता है आप कुछ भी पूछे, आपको उसका आंसर इन्हीं का यूज करके देना होगा, इन्हीं इन्हीं जो दोनों इक्वेशन है इन्हीं का यूज करके देना होगा आंसर। अब जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन बता देता हूँ, इसी में है, आपका हो सकता है डाउट भी हुआ हो। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट हुआ था, चलो 3 में नहीं, हम छठे क्वेश्चन को लगाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। देखो 6 क्वेश्चन को जरा देखना, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे ये कहा गया है कि भी क्वेश्चन नंबर 6 है एक्स स्क्वायर माइनस पी टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 1 और इसके साथ p प्लस 1 के साथ माइनस सी।
ठीक है, इज इक्वल टू 0, डन। ये है, आ रहा है समझ में। फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू बताना है अल्फा प्लस 1 की और बीटा प्लस 1 की, इसकी वैल्यू बताना, बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी, ये बताना है। ठीक है, तो हम एक चीज कहेंगे, हम कहेंगे सर ऐसा है कि ये जो आपने क्वाड्रेटिक लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी माइनस सी इज इक्वल टू 0, तो इसको अगर हम कंपेयर करें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स से प्लस सी से, ठीक है, तो आपको कंपेयर करने पे लगेगा ए के प्लेस पे 1 है, ए की वैल्यू 1, बी के प्लेस पे माइनस पी है तो बी के प्लेस पे माइनस पी, अच्छा सी के प्लेस पे क्या है, ये पूरा कांस्टेंट सी के प्लेस पे है, यानी कांस्टेंट की वैल्यू, कांस्टेंट की जो आपकी वैल्यू आएगी वो माइनस पी माइनस सी आएगी। इतना समझ में आया। अब यहां जरा देखो, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको तो वैल्यू इसकी बतानी है, तो हम कहेंगे देखो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, हमें इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं, एंड वो फॉर्म क्या है, अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा। मैंने क्या बताया, किसी भी एक्सप्रेशन का अल्फा और बीटा में किसी भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालना हो तो आप इन दोनों का यूज करके ही सॉल्व करेंगे। तो बताओ अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होगी, सी बाई ए, यहाँ पे सी आपका ये है तो सी रख दो, माइनस पी माइनस सी, ये हो गया सी अपॉन ए, ए की वैल्यू 1 है तो 1 रखने से कोई फायदा है ही। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए होता है तो माइनस टाइम्स आप बी रख दो, बी की वैल्यू माइनस पी है अपॉन 1, 1 का कोई फायदा नहीं, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी माइनस पी माइनस सी, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी पी। तो अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब इन्हीं दोनों वैल्यू का यूज करना है इसका आंसर निकालने के लिए, लेकिन यूज कैसे करेंगे, जरा इन्हें मल्टीप्लाई करना, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे अल्फा बीटा आ जाएगा, और अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करो अल्फा आ जाएगा, 1 को बीटा से मल्टीप्लाई करो बीटा आ जाएगा, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो 1 आ जाएगा। तो तुम्हें नहीं लगता कि वे ये वैल्यू हमें पता चल चुकी है और ये वैल्यू भी हमें पता चल चुकी है। तो देखो हमें दिया ये था, लेकिन उस क्वेश्चन को हमने अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद इक्वेशन से देख के डायरेक्ट वैल्यू इसकी लाके पुट कर दिया। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस पी माइनस सी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू प्लस पी प्लस 1, पी और माइनस पी कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1 माइनस सी। सो 1 माइनस सी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर 1 माइनस सी होगा। क्यों, समझ में आया या नहीं आया? यस सर, आ गया हमारा भी, यही आया था मेरा भी। 1 माइनस सी, बस अगर आ गया था ना 1 माइनस सी तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में हो फिर। ठीक है, और कोई क्वेश्चन पूछो। सर एक सवाल हो रहा है। हाँ, आसिफ, आसिफ ने रेज किया है हैंड, क्या हुआ आसिफ, कहीं पे डाउट है? चलो शालिम क्वेश्चन नंबर बोल दो तुम अपना। सालिम आप क्वेश्चन नंबर बोल दो, ठीक है। सर वर्कशीट में नहीं क्वेश्चन बुक? वर्कशीट में नहीं, तुम्हारे अपने बुक में? हाँ मेरा अलग से है। चलो बता दो, चलो बताओ, कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन ही तो है। इफ अल्फा एंड बीटा आर अल्फा और द बीटा, जीरो ऑफ हाँ चलो ये तो होता ही है, आगे ऑर्डर एफ एस इक्वेशन। इक्वल टू हाँ, एक्स के स्क्वायर माइनस 3x एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 3x, हाँ माइनस 2 माइनस 2, फाइंड, हाँ ठीक है, फाइंड अल्फा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड अल्फा quadratic polynomial whose अल्फा, zeros are 1 by 2 alpha plus beta and 1 by 2 beta plus alpha। ठीक है। आपको एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट्स जो है क्या हो, लास्ट में बताना, रूट्स बताना। 1 by 2 alpha plus beta 1 बाई 2 अल्फा प्लस बीटा और and 1 by 2 beta plus alpha। 2 बीटा प्लस अल्फा, ठीक है, ये है ना क्वेश्चन। यस सर। देखो अब जरा इस क्वेश्चन को देखना, आपसे ये कहा गया ना, ये हालांकि क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है लेकिन कोई बात नहीं, हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन है कि अल्फा और बीटा जो है ना इसके रूट है, ठीक है, अल्फा बीटा इसके रूट है, तो फिर आपको क्या बताना है, एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है जिसके रूट ये होने चाहिए, ये दोनों इसके रूट होने चाहिए। तो हम कहेंगे अच्छा अल्फा बीटा इसके रूट है, जरा इसकी वैल्यू ही निकाल लेते हैं, फिर कैसे आएगी वैल्यू। देखो एक्स स्क्वायर, जरा इसे फैक्टराइज करना, क्या इसका फैक्टराइजेशन ये नहीं हो जाएगा -2 + 1, देखो -2 + 1, वेट, एक्स स्क्वायर -2x + x, नहीं ऐसे नहीं कर सकते, यानी बेसिकली हम इसे फैक्टराइज नहीं कर सकते। ठीक, क्लियर, हम इसे फैक्टराइज करके एक वैल्यू नहीं निकाल सकते, कोई फैक्टराइजेशन इसका नहीं होगा। ठीक है, ये साइन सेम है, माइनस माइनस ही थी। यस सर, सेम सेम है। ठीक है, एक्स स्क्वायर -3x - 2, क्लियर है।
यस सर। चलो अच्छा एक बात बताओ, देखो तुम मुझे इतना बताओ कि अगर ये दोनों उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, ये भी रूट है ये भी रूट है, तो क्या ये एक तरह से अल्फा और ये तरह से बीटा होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए जिसे हमें चाहिए, जो हमें चाहिए? यस सर। अच्छा अगर ऐसी बात है तो क्या इक्वेशन ये आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट, यानी सम ऑफ व्हाट, 1/2 अल्फा प्लस बीटा प्लस 1/2 बीटा प्लस अल्फा, करेक्ट है? यस सर। प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट यानी 1/2 अल्फा प्लस बीटा इंटू 2 अल्फा 2 बीटा प्लस अल्फा, करेक्ट है? यस सर। ये आंसर होगा तुम्हारा, बस तुम्हें इसकी वैल्यू पुट करनी, इन दोनों की तो वैल्यू पुट करनी है। तो देखो हम वैल्यू पुट करते हैं, देखो एक बार प्रोडक्ट किया गया है तो हम प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, किसके प्रोडक्ट की वैल्यू, 2 अल्फा प्लस बीटा और 2 बीटा प्लस अल्फा, 2 बीटा प्लस अल्फा, इनके प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं। प्रोडक्ट की वैल्यू निकालने के लिए तुम क्या करोगे, मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 अल्फा बीटा और 2 अल्फा स्क्वायर, ठीक है, और इससे 2 अल्फा अब बीटा से मल्टीप्लाई करो 2 बीटा स्क्वायर, और बीटा को यहां से मल्टीप्लाई करो तो बीटा इंटू अल्फा, बीटा इंटू अल्फा, करेक्ट? तो क्या तुम्हारा क्वेश्चन ये है, देखो तुम्हारा क्वेश्चन ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा और अल्फा इंटू बीटा। अच्छा पता है, अब जरा यहाँ ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको समझा वो करने के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम कम लगाने के लिए। तो देखो मैंने क्या किया, सुनो मैंने क्या किया है, देखो ये चीज देखो यहाँ से यहाँ तक, मुझे लगा कि जैसे ही मैं 2 कॉमन ले लूंगा ना फॉर्मूला बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, यस सर। ठीक है, इसलिए मैंने 2 कॉमन लिया। अच्छा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, देखो मुझे अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन ये वैल्यू हमें फॉर्मूला देख के डायरेक्ट नहीं मिलेगी, हमें जो वैल्यू मिलती है अल्फा प्लस बीटा मिलती है और अल्फा इंटू बीटा मिलती है, इसलिए हम क्वेश्चन को इसी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो हम यहाँ लिख देंगे भाई देखो ये 2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर है प्लस अल्फा बीटा, करेक्ट? करेक्ट? यस सर। अब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तुम यहां से निकालो, देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जब यहां से निकालने जाओगे ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो ये आ जाएगा 3 और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 2, डन। बस ये वैल्यू लाके यहाँ पुट कर दो, 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा 2, तो व्हाट इज द आंसर, 3 3 जा 9 तो जा 18, 18 प्लस 2 आपका आ जाएगा 20, -2 है कहाँ पे, हाँ ये माइनस अल्फा टू, इंटू बीटा। ये माइनस टू, तो ये -2 है तो यहाँ सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और अगर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा तो 18 - 2 ये आपका आंसर 16 आ जाएगा, 16। लेकिन कोई बात नहीं, इस पूरे एक्सप्रेशन की आपकी वैल्यू तो आ गई 16। तो आपको समझ रहे हो आप क्वेश्चन में क्या हो गया, ये क्वेश्चन में ये एक्स स्क्वायर हो गया माइनस, देखो समहाउ जब आप यहाँ एलसीएम लोगे ना, एलसीएम, तो यहाँ भी एलसीएम यही टर्म आएगी जो लास्ट वाली टर्म है, ये 2 अल्फा प्लस बीटा, और ये एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो यही आएगा, ठीक है। तो एलसीएम लेने के बाद ऊपर आ जाएगा आपका 2 बीटा प्लस अल्फा, और यहां आ जाएगा 2 अल्फा प्लस बीटा, एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि एलसीएम यही आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट, जो यहाँ पे नंबर आएगा, ठीक है। तो हम इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं ना, इन दोनों के प्रोडक्ट को रिप्लेस कर सकते हैं 16 से, क्योंकि अभी हमने किया जस्ट 16, इतना x प्लस 1/16, बोलो ये कर सकते हैं। अब जरा इस चीज को जरा ध्यान से देखना, इनका सम क्या यस आएगा, सर। ऊपर वाले का सम ये आएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये ऊपर वाले का सम, इसका सम आएगा, तो पहले आएगा 3 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, यस सर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, यहाँ 3 रख दो तो 9 नहीं हो गया ऊपर वाली वैल्यू, तो इस ऊपर वाली वैल्यू को तुम रिप्लेस कर सकते हो 9 से, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हारी ऐसे बन जाएगी, देखो एक्स स्क्वायर माइनस 9/16 एक्स प्लस 1/16 दिस इज इक्वल टू सर 0। पूरी वैल्यू में कैसे 9 आ गया? ये देखो ना, ये इसको देखो, इसका रिजल्टेंट निकालो, इसका सम करो, इसको सम करो, इसका सम करो, 2 बीटा और बीटा 3 बीटा, अल्फा और 2 अल्फा 3 अल्फा, तो 3 अल्फा 3 बीटा है तो 3 मैंने कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैंने 3 रख दी तो 9 हो गया, आ गया ना समझ में। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई, आप चाहो तो वहां 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू जैसे एक्स स्क्वायर है और नीचे यही तो मसला होता है, यही तो मसला होता है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी दी जाती है कि आप उसे डायरेक्टली सॉल्व करके अल्फा और बीटा ना निकाल पाओ, आ रहा है समझ में। तो आप क्या करते हो फिर, आप इसे सॉल्व करते हो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, और उसमें तुम्हें रूट वाली टर्म मिलती है, और रूट वाली टर्म को बाद में सॉल्व करते हो, और वो कहीं ना कहीं आपका एरर हो जाता है सॉल्व करने में।
तो ये बात याद रख लो, अल्फा बीटा वाले कोई भी क्वेश्चन में जब क्वाड्रेटिक दी रहेगी तो आपको अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू का ही यूज करना है। क्लियर यस है? सर, बोलो। यस सर। ओके, अच्छा आप देखो, ये हमने क्वेश्चन बता दिया। अब इसी में मैंने और भी क्वेश्चन दे रखे थे आपको सीट में, कोई पूछेगा कुछ क्वेश्चंस? क्वेश्चन पूछना है कोई? बोलो। नहीं? सर एक और है, क्या नाम, जैसे हमारा एक ग्राफ होगा ना, एक पाराबोला है हाँ हाँ, जो हमारे छू के जा रहा है एक्स को 2 तो उसके पॉइंट दोनों बताते हैं रूट 1 इक्वल पॉइंट होंगे। पे। यस सर, तो उसके दोनों रूट इक्वल होंगे। दोनों इक्वल होंगे। अगर पैराबोला टच करके जाता है ना, टच करके इस तरह से टच करके अच्छा, जाने ऐसे का जाता है मतलब हो गया सिर्फ एक पॉइंट पे टच करता है। तो देखो, ये देखो, इधर देखो, ये अल्फा और बीटा दूर दूर है, ये अल्फा और बीटा थोड़ा सा पास आ गए, ये अल्फा और बीटा बिल्कुल एक ही हो गए। आया समझ में? देखो ये पास पास आ गया अल्फा और बीटा, यहाँ पे आवाज आ अल्फा और रही है, बीटा दोनों एक ही प्लेस पे आ गए, यानी दोनों सेम, अल्फा और बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा इक्वल, दो रूट हो गए लेकिन दोनों इक्वल। आवाज आनी हाँ, बंद हो गई थी बीच में सर। इंटरनेट इंटरनेट इशू। इशू, वही जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। ओके, यस सर। यस सर। 1 सेकेंड, मैं किसी एक को होस्ट बना देता हूँ, ठीक है अभी। सो एक बार मैं फिर से एएमयू का जो वाईफाई है उसे मैं कनेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, हो सकता है कि अब हाँ ठीक आ रही है तो अब ठीक, अब अभी ठीक ठीक आ आ रही रही है। है। यस सर, यस बिल्कुल सर। अच्छी यस है। सर बिल्कुल। ओके चलो, ये बताओ, ये चीज समझ में आई है? ग्राफिकल एनालिसिस मुझे पढ़ाना है पूरा, टेंशन मत लो, ग्राफिकल एनालिसिस में काफी कुछ पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, वो मुझे याद है, ग्राफिकल एनालिसिस पूरा ही पढ़ा रहा है। अच्छा, कल हम लोग रिमाइंडर थ्योरम की बात कर रहे थे ना, लास्ट टॉपिक के फॉर्म में, यस सर। रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम में ये देखो, हमने कहा था कि भाई देखो, एक होता है डिवाइजर, एक होता है डिविडेंड, ठीक है, एक होता है डिविडेंड, एक होता है डिवाइजर। सो डिविडेंड क्या होता है? जिसको हमने डिवाइड करना है, तो मान लो जिसको डिवाइड करना है वो जीएक्स है, ठीक है, और जिससे डिवाइड करना है वो आपका पीएक्स है। तो पीएक्स से डिवाइड करना है जीएक्स को, और क्यूएक्स टाइम्स कोसेंट गया है और कुछ रिमाइंडर आया है। तो ये एक फॉर्मूला बनता था, कल हमने इस पे डिस्कशन किया था, इस पे कोई डाउट है किसी यस को? सर। नो सर। ये तब है जब अच्छा, हम जीएक्स को डिवाइड कर रहे हैं, किससे डिवाइड कर रहे हैं? पीएक्स से डिवाइड कर रहे हैं, और डिवाइड करने पर क्यूएक्स रिमाइंडर आ रहा है, उसके साथ साथ आरएक्स रिमाइंडर आ रहा है, क्यूएक्स कोसेंट है, ठीक है, ये हमने पढ़ रखा था। फिर हमने कहा था कि देखो, अगर ये जो आरएक्स है ना, ये आरएक्स, ये अगर जीरो हो गया ना, अगर ये जीरो हो गया, ठीक है, तो अगर ये जीरो हो गया तो पीएक्स और क्यूएक्स जो आएंगे ना, वो दोनों फैक्टर आएंगे। तो पीएक्स एंड क्यूएक्स बोथ आर फैक्टर, फैक्टर किसके? फैक्टर ऑफ जीएक्स, फैक्टर ऑफ जीएक्स, बोथ आर फैक्टर ऑफ जीएक्स, ठीक है। किसी ने हैंड रेज किया क्या? डाउट है किसी को? नो सर। इसके फॉर्म में बताओ एक बार, किसके फॉर्म में? नंबर्स का एग्जांपल लेके। नंबर्स का एग्जांपल, नंबर्स का एग्जांपल कुछ इस तरह से है, जैसे देखो, कल की क्लास में नहीं थे अपना नाम? नो सर। ओके, नंबर्स का एग्जांपल देखो, ये मान लो तुम 13 से डिवाइड करते हो 4 को, ठीक है, तो 4 से डिवाइड करोगे, 3 टाइम्स जाएगा, आएगा 12, रिमाइंडर क्या बचेगा? 1, ठीक है। तो क्या हम ये नहीं लिखते भाई, ये जो 13 है वो 4 3 जा 12 और प्लस 1 के बराबर है, ये लिखते हो? तो बस यस यही है, जिसको डिवाइड किया गया, जिसको डिवाइड किया गया, जिससे डिवाइड किया गया, जिससे डिवाइड किया गया, जितनी बार गया, जितनी बार गया, प्लस रिमाइंडर, प्लस रिमाइंडर आ गया, यस सर आ गया। ठीक है। सो अगर ये रिमाइंडर ये 1 ना आता, मान लो कि ये 12 ही होता, तो क्या होता? रिमाइंडर 0 आता। और अगर ये 12 होता तो रिमाइंडर 0 आता, तो उस केस में 12 के केस में हम कहते हैं ना 4 और 3 इज द फैक्टर ऑफ 12। बोलो। यस सर। तो सेम यहाँ है, px एंड qx इज द फैक्टर ऑफ gx, ठीक है। अगर अच्छा, अब रिमाइंडर रिमाइंडर जीरो। थ्योरम ये कहती है, अब हमने लास्ट टाइम पे जब हमने कल की जो क्लास की, तो हमने कोसेंट और रिमाइंडर, कोसेंट और रिमाइंडर, ये जो आपका कोसेंट है, कोसेंट और रिमाइंडर हमने फाइंड किया था बाय डिवाइडिंग, एक्चुअली में डिवाइड करके फाइंड किया था। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम कहती है कि देखो, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, तुम बिना डिवाइड किए भी वैल्यू निकाल सकते हो। तो उसका कहना ये है कि जैसे देखो, अगर तुम x+3 से डिवाइड करना चाहते हो, किसको डिवाइड करना चाहते हो? किसी एक इक्वेशन को, x³ + 2x + 4
ठीक है, इसे डिवाइड करना चाहते हो x+3 से, और तुम्हारा इंटरेस्ट सिर्फ और सिर्फ रिमाइंडर को फाइंड करना है, कोसेंट से तुम्हें मतलब नहीं, तुम बस रिमाइंडर को फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, कोसेंट भी फाइंड कर सकते हैं हम, लेकिन तुम बस रिमाइंडर को फाइंड करना चाहते हो। ठीक है, तो रिमाइंडर फाइंड करने का तरीका हम बताते हैं। देखो कैसा तरीका है, रिमाइंडर थ्योरम के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू रिमाइंडर थ्योरम, कि जिससे तुम डिवाइड कर रहे हो पहले उसे करो 0 के बराबर। हमने कहा ठीक है, पहले उसे हमने कर दिया 0 के बराबर, तो 0 के बराबर करने पर आपको एक वैल्यू मिलेगी x इक्वल टू -3। अब इस -3 को ले जाके उसी इक्वेशन में पुट कर दो जिसको तुम डिवाइड कर रहे हो, तो -3 पुट कर दो। देखो तो -3 पुट करने से क्या आएगा आंसर, -3 का क्यूब +2 टाइम्स ऑफ x +2 टाइम्स ऑफ -3 +4। ठीक है, सो आंसर कितना आ जाएगा, -3 का क्यूब आ जाएगा आपका -27, और ये हो जाएगा आपका -6 +4। सो व्हाट इज द आंसर, ये आ जाएगा -33, और 4 जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा -29। -29, तो -29 इज द रिमाइंडर, -29 इज द रिमाइंडर। आप डायरेक्टली रिमाइंडर फाइंड कर ली बिना डिवाइड किए, लॉन्ग तो डिवीजन मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। नहीं, डायरेक्टली आपको रिमाइंडर आ गया -29, और कोसेंट भी आ जाएगा, अभी मैं बताऊंगा कोसेंट कैसे आ जाएगा। ठीक है, तो -29 आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली। ठीक है, अच्छा -29 रिमाइंडर आ रहा है, इसका मतलब आप यूं कह सकते हो कि x+3 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, कहोगे ना, क्योंकि रिमाइंडर आ रहा है। अगर ये रिमाइंडर 0 आता तो हम कहते भाई जिससे डिवाइड किया है वो फैक्टर है। आया समझ में? यस सर। यस सर। ओके, अच्छा अब आगे देखो, इसी में आगे देखो, तो रिमाइंडर, अब एक बार मैं रिमाइंडर थ्योरम को सिंबल के फॉर्म में लिख देता हूँ। लेट सपोज हमारे पास एक पॉलिनोमियल है px की कुछ वैल्यू है, आई डोंट नो, लेकिन कुछ वैल्यू है। ठीक है, एक px एक पॉलिनोमियल है जिसकी एक कुछ एक्सप्रेशन आएगा इसका। ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसे डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, dx से, dx से डिवाइड करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है कि अगर तुम्हारा इंटरेस्ट रिमाइंडर को फाइंड करना है तो तुम क्या करो, जिससे डिवाइड करना है उसे करो 0 के बराबर। जब तुम इसे 0 के बराबर कर दोगे और इसे सॉल्व करोगे, इसे क्या करोगे, सॉल्व, तो सॉल्व करने पे x इज इक्वल टू समथिंग एक वैल्यू आई, x इज इक्वल टू समथिंग, लेट सपोज a आई। तुम्हें क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है, कहां पुट करना है, पुट करोगे उस पॉलिनोमियल में जिसे डिवाइड करना था। तो इस पॉलिनोमियल में हमने पुट कर दिया, देखो जिसे डिवाइड करना था। आपको dx से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, px को डिवाइड करना है। तो इस केस में आपको रिमाइंडर चाहिए, और रिमाइंडर क्या मिलेगा, यही जो वैल्यू तुमने पुट किया है ना pa, दैट इज द रिमाइंडर, दैट इज द रिमाइंडर, यही आपका जो वैल्यू होगा रिमाइंडर आ जाएगा, यही आपका क्या आ जाएगा, रिमाइंडर। आया समझ में, बोलो समझ में आया, आया यस या सर। नहीं आया? ठीक है, अब इसका हम एग्जांपल ले हाँ लेते हैं एक बार फिर से, वन मोर एग्जांपल, ताकि ये टॉपिक हमारा कंप्लीटली ओवर हो जाए। तो एग्जांपल कुछ इस तरह से है कि x+x-2 मान लेते हैं, x-2 से हमको डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, x² + 5x + 7, x² + 5x + 7, फाइंड द रिमाइंडर। तो हम क्या कहेंगे भाई, दो चीजें हैं, एक हमारा px है जिसको डिवाइड कर रहे हैं, एक हमारा क्या है, dx है जिससे डिवाइड कर रहे हैं। स्टेप क्या है सॉल्व करने के लिए, स्टेप जो हमें स्टेप रिमाइंडर थ्योरम में अप्लाई करना है, जिससे डिवाइड करना है उसे करो 0 के बराबर, ओके, x-2 को कर दिया 0 के बराबर। अब क्या करो, इसे सॉल्व करो, ठीक है, सॉल्व किया, x इज इक्वल टू 2 एक वैल्यू आई, ठीक है, x की एक वैल्यू तुम्हें मिलेगी सॉल्व करने पर, हाँ मिल गई। अब क्या करना है, इसे पुट करना है, कहाँ पुट करना है, जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे थे उसमें, तो जिस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहे थे उसमें, यानी इसमें आपको पुट करना है। तो x के प्लेस पे पुट करो 2² + 5 टाइम्स ऑफ 2 + 7, ठीक है। सो व्हाट इज द आंसर, पीए, ये जो आपका पीए आया ना, पीए का मतलब यहाँ P2 हो जाएगा, P2, क्योंकि ए के प्लेस पे हमने 2 पुट किया ना। तो 4 + 10 + 7 दैट इज इक्वल टू 17 + 4 दैट इज इक्वल टू 21, ठीक है। सो आपका P2 ये जो आया है ना, यही आपका रिमाइंडर है। तो रिमाइंडर आपका कितना आया, 21। रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब x-2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ x² + 5x + 7, यानी x-2 x² + 5x + 7 को डिवाइड नहीं कर पाएगा। आया समझ में, यस सर। यस सर। क्लियर है? यस सर। अच्छा, अब जैसा कि मैंने कहा कि भाई ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिमाइंडर ही फाइंड कर सकते हो, तुम कोसेंट भी फाइंड कर सकते हो। इसी का एग्जांपल ले लेते हैं, इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। हमने क्या करना था, x-2 से डिवाइड करना था x² + 5x + 7 को, इसी को डिवाइड कर रहे थे। हमारा रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया हमारा 21,
रिमाइंडर हमारा 21 आया ना? यस सर। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 21 आया। हेलो हेलो, यस सर। यस विजिबल सर। है? विजिबल नहीं, एक्चुअली में यार गलती से यार उस पे कट वाले बटन पे वो हो गया, प्रेस हो गया तो कट ही गया वो पूरा। चलो बन सके, देखो हम यहाँ पे थे ना, देखो विजिबल है। यस सर। चलो देखो, सो हम ये कह रहे थे कि अगर हम इसे देखो नॉर्मल एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लेट सपोज हमें 37 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है? 3 से, ठीक है, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, और हमें कोसेंट चाहिए। ओके, तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें तो पहले रिमाइंडर मिल रहा है कि भाई 36 से मिल कट जा जाएगा, आंसर आएगा 1। आंसर आएगा 1, रिमाइंडर हमें मिल गया। ये रिमाइंडर कैसे मिला? हमने मान लो रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई कर दी, रिमाइंडर थ्योरम अप्लाई करने पर हमें रिमाइंडर मिल गया। फिर हम क्या कहते हैं, देखो ये जो रिमाइंडर है ना, ये एक्स्ट्रा वैल्यू है, इसी की वजह से वो नंबर कैंसल नहीं हुआ 37। ये 37 में एक्स्ट्रा वैल्यू है जिसकी वजह से कैंसिल नहीं हुआ 37। अच्छा, तो कैंसिल नहीं हुआ इसकी वजह से, तो ऐसा करो 37 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, एक्स्ट्रा वैल्यू माइनस हो जाएगी, अब तो कैंसिल हो जाएगा। हम कहेंगे हाँ कैंसिल हो जाएगा, तो जितनी बार में कैंसिल होगा वही अब रिमाइंडर आ जाएगा। तो कितनी बार में? 12 बार। तो अब ये 36 डिवाइड हो जाएगा, 36 से डिवाइड करो 12 बार में, 36 कैंसिल हो गया, तो ये 12 अब रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे भी क्या कहोगे? कहोगे ऐसा है सर, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, जब हम इसे डिवाइड कर रहे हैं ना तो रिमाइंडर 21 आ रहा है। अच्छा, रिमाइंडर 21 आ रहा है, तो अगर हम इसमें से 21 माइनस कर दे तो फिर आपका आंसर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14। अच्छा, तो इसका मतलब ये जो है ये कैंसिल हो जाना चाहिए, किससे कैंसिल हो जाना चाहिए? x माइनस 2 से। अब x माइनस 2 फैक्टर होगा, किसका फैक्टर होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 का। तो ठीक है, डिवाइड कर देते हैं, x बार लेके गए, x x x स्क्वायर हो गया और यहां आ गया माइनस 2x। ठीक है, अब हम साइन चेंज करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारा यही होता है, इसे माइनस कर दिया, इसे प्लस, ये कैंसिल हो गया, और ऐसा करने पर प्लस प्लस दोनों की साइन सेम हो गई, 7x आ गया, 7x आ गया। 7x माइनस 14 कितनी बार लेके जाएंगे? प्लस 7 बार, तो 7x हो जाएगा और 7 टू जा माइनस 14। कल हमने डिस्कस किया था इसके बारे में कैसे डिवाइड करते हैं, और ये प्लस ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आंसर 0 आ गया। ये जाओ तो आपका देखो x प्लस 7 आ गया, ये क्या है? ये कोसेंट है, तो x प्लस 7 ही कोसेंट यहां भी आता। आ रहा है समझ में? तो आपको दो फैक्टर मिल गए, दो फैक्टर मिल गए जो क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 14 को डिवाइड करेंगे। दो फैक्टर मिल गए जो आपको क्या करेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 को डिवाइड करेंगे। आया समझ में? यस सर। ठीक है, तो देखो हमने मोस्ट ऑफ द टॉपिक कवर कर लिया है। अगर किसी को कोई टॉपिक ऐसा है जो अभी नहीं समझ में आया तो वो हमें बता सकता है। ठीक है, अभी हमें आइडेंटिटी पढ़नी है, थोड़ी सी आइडेंटिटी पे मैं फोकस करूंगा। ठीक है, ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम समझ में आई? यस सर ठीक है, अच्छा Yes, अब एक sir. चीज और, अब हम क्वेश्चन के थ्रू पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू एक बार पढ़ लेते हैं, हमने जो क्वेश्चन दिया था उसमें कुछ क्वेश्चंस करा देते हैं पहले आपको। 1 सेकेंड, चलो शायद मैंने वो वाली सीट आपको नहीं दे रखी है, लेकिन वेट 1 सेकेंड। ठीक है, वो सीट मैंने आपको अभी नहीं दे रखी है। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ उसे, फिर करा देता हूँ। मे भी पॉसिबल ऐसा हो सकता है कि कल हमें क्लास लेने की जरूरत ना पड़े। क्यों सर? ये देखो ना, अभी तक कुछ हुआ ही नहीं, क्लासेस चल रही है। सर ले लो सर, कोई दिक्कत नहीं है। आज ही या कल? कल भी ले लेना सर। दोनों दिन। नहीं, कल की क्लास तो है ही, कल की क्लास एक तो है ही आपकी। मैं एक्स्ट्रा क्लास की बात कर रहा था जो आज है। एक्स्ट्रा क्लास एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा क्लास भी चाहिए। चलो 1 सेकेंड, मैं कुछ क्वेश्चन देख रहा हूँ, मैं अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ थोड़ा सा। सर बुकलेट है क्या? हाँ, बुकलेट हमने कल ही तो भेजी थी आप लोग को। सर ना क्वेश्चन, क्या हाँ क्या हुआ? कौन सी बुकलेट? नहीं बुकलेट नहीं, हमने क्वेश्चंस भेजे थे ना आपको।
हाँ 2 वर्कशीट थी। हाँ, तो वो दोनों वर्कशीट आपको सॉल्व भी तो करनी है, और अभी आपको फाइनल पीडीएफ तो मिलेगा जिसमें सॉल्यूशन भी होगा, सॉल्यूशन के साथ साथ आंसर भी होगा। ठीक हाँ है, सर, जो लगभग 200 क्वेश्चन की वो, क्या हुआ? जो 200 क्वेश्चन की आवे लगभग, हाँ हाँ, वाली पीडीएफ भेजोगे सर? उसके सॉल्यूशन की बात कर रहे हो आप? ना, क्वेश्चन भी हाँ, वो क्वेश्चन भेजूंगा। अभी देखो, अभी घबराओ मत, अभी मुझे 2 पीडीएफ भेजने हैं, टेंशन मत लो, वेट करो, मैं सारी चीजें सेंड कर दूंगा। ठीक है, देखो, जो मैंने अभी आपको वर्कशीट दे रखी है, वर्कशीट का आपका रोल ऐसा है कि वर्कशीट आपको मिलती है सॉल्व करने के लिए ड्यूरिंग द क्लास, तो आप उसे सॉल्व करो, उसके सॉल्यूशंस उससे डिस्कस करो क्लास के अंदर। ठीक है, वो उसके लिए होती है। एक जो फाइनल बुक के फॉर्म में जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी, उसमें आपके क्वेश्चंस होंगे, वो टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन के साथ साथ उसके सॉल्यूशन भी होते हैं, उसके आंसर की भी होती है, वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, लेकिन वो जब सारे टॉपिक हमारे कवर हो जाएंगे तब सेंड करूंगा। ठीक है, अब ये क्लास के लिए होता है कि क्लास में ही आप लोग इंटरेक्ट करते रहे। इंटरेक्शन, टू वे इंटरेक्शन चाहिए या नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए। तो उसी लिए दिए जाते हैं ये, जो आपको डीपीपी में सेंड कर रहा हूँ, डीपीपी में जो क्वेश्चंस होते हैं उसके लिए मैं सेंड करता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, क्वेश्चन सॉल्व करें, उसके बाद पूछें क्लास में। यस सर। चलो देखो, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ आपके ऊपर। ठीक है, ये देखो, जैसे आपका एक क्वेश्चन है, एक्स क्यूब, ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 3√5x, 3√5x प्लस 13x -3√5, ये आपका क्वेश्चन है। इसे क्या किया जा रहा है, आपसे ये कहा जा रहा है कि देखो x -√5 इज द फैक्टर, x -√5 इज फैक्टर। ये जो चीज है ना, ये जो चीज, ये इसकी ऑलरेडी फैक्टर है, तो फैक्टर है का मतलब समझते हो, ये इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो आपको ये कहा जा रहा है कि आप ऐसा करो, इसके बाकी दोनों फैक्टर्स बताओ, बाकी दोनों फैक्टर्स बताओ। ठीक है, आ रहा है समझ में? अच्छा, एक बात बताओ, फैक्टर का मतलब समझ में आता है? फैक्टर का मतलब किसी नंबर को 2 पार्ट में यस सर। प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दे रहा है। ठीक है, जैसे ये है ना, जैसे मान लो 12 है, तो 12 को तुम ऐसे लिखते हो ना 3 × 4, तो 3 × 4 प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिए ना, तो ये 3 भी इसका फैक्टर होगा, 4 भी इसका फैक्टर होगा। अच्छा, इसी तरह से मैं आपको बता दूं वेरिएबल के फॉर्म में, जैसे x² - 1 है, तो इसे तुम 2 पार्ट पे लिखते हो ना, ऐसे x - 1 x+1, तो इसका मतलब ये हो गया x - 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस, x+1 इज आल्सो इज द फैक्टर ऑफ दिस। आ रहा है समझ में? तो फैक्टर का मतलब मल्टीपल के फॉर्म में लिखना। तो देखो, बाकी सारे फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर ये इसका फैक्टर है तो इसे कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम x² बार लेके जाते हैं, x² से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ x³ आएगा, और x² से जब √5 को मल्टीप्लाई करोगे तो x² √5 आएगा, और यहाँ x² था। ठीक है, ये आएगा। ठीक है, यानी √5x²। अब क्या करते हैं हम, साइन चेंज, ये माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस करेंगे, और माइनस प्लस करने के बाद ये कैंसिल हो जाएगा। और देखो, ये √5x है, ये 3√5x²। देखो, माइनस टाइम्स ऑफ, यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ अलग से, माइनस टाइम्स ऑफ 3√5 और x² है, देन प्लस टाइम्स ऑफ √5x² है। ठीक है, ये क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप ऐसे सॉल्व करते हो, 3x² + 5x²। आप क्या करते हो बताओ, माइनस, आप -3 और 5 को सॉल्व करते हो, कह रहे हो 2 आया, x² लगा देते हो। तो उसी तरह से यहाँ भी -3√5 और √5 को सॉल्व करना है, तो इसका आंसर कितना आएगा, -2√5। हाँ, और x² एज इट इज लगा दोगे। ठीक है, अब बाकी जो है उसे उतार लो, यहाँ पे 13x को हमने उतार लिया, और यहाँ पे 3√5 लिख लिया। ठीक है, ऐसे करते हैं। अब बताओ कितनी बार लेके जाना पड़ेगा, अब लेके जाना पड़ेगा -2√5 टाइम्स ऑफ x बार। ठीक है, तो अब इससे मल्टीप्लाई करना है दोनों को, तो पहले जब -2 से x से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला तो यही आ जाएगा -2√5 और x², क्योंकि x और x मल्टीप्लाई होगा जब पहली बार मल्टीप्लाई करेंगे। दूसरी बार जब इसे जाओगे मल्टीप्लाई करने, फर्स्ट साइन, साइन आपका पॉजिटिव आ जाएगा, देन कांस्टेंट 2√5 और √5 मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, 10, क्योंकि √5 5 और 10 टाइम्स ऑफ x। ठीक है, देन अगेन साइन चेंज, ये आपका पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या आएगा, 13 - 10 3x,
और 3x माइनस 3√5। तो इस बार कितने टाइम्स लेके जाना है? 3 बार लेके जाना है, ठीक है। तो देखो 3 बार लेके जाओगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3x आएगा और √5 को 3√5। तो अब अगर इसे सॉल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा तुम्हारा माइनस, ये आ जाएगा तुम्हारा प्लस, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आ गया, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज, अब जो मेन चीज है वो देखना। इसे अगर हम मान लें gx, इसे हम मान लें gx, तो ये जो gx है, तो क्या मैं gx की वैल्यू ये लिख सकता हूँ x माइनस √5 और मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 3, ऐसे लिख सकता हूँ? यस सर। ठीक है। तो देखो gx को आपने प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, एक ये है और एक ये है। अगर प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दिया, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये भी इसका फैक्टर है और ये भी इसका फैक्टर है। आपसे अदर फैक्टर फाइंड करने के लिए कहा था, तो अदर फैक्टर ये हो गया। डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आता है वही अदर फैक्टर्स होते हैं। आ रहा है समझ में? इसे अभी और सिंप्लीफाई किया सकता है क्वाड्रेटिक को और सॉल्व करके। आया समझ में? बाकी फैक्टर्स देखो, क्या इतना नोट कर लिया? इसको मैं रिमूव कर दूं? यस सर। यस सर। देखो आपका क्वेश्चन ये है, अब जो है ना, अब जो एक्स स्क्वायर माइनस 2√5x प्लस 3, ये पार्ट बचा, इसे और फैक्टराइज किया जा सकता है। एक फैक्टर आपका ये था x माइनस √5, इसे और भी फैक्टराइज किया जा सकता है। कैसे? मिड पॉइंट स्प्लिटिंग मेथड। अब बताओ इसका फैक्टराइजेशन करो, मैं देखना चाहता हूं कि रूट का फैक्टराइजेशन किसको आता है। बाई स्प्लिटिंग मिड टर्म। जरा इसे फैक्टराइज करके मुझे आंसर बताओ। चलो आंसर बताओ इसे। क्या हुआ? सॉल्व हो रहा है? हो जाए। चलो सॉल्व करो। हो गया सर। क्या आंसर आया? एक आया है x माइनस √5, हम्म, x माइनस √5 दूसरा है। सर x माइनस √5 आए। अच्छा, x माइनस √5 दोनों का? रिमाइंडर रिमाइंडर -2 बचेगा। ओके, चलो देखो मैं एक बार कर देता हूँ इसे, ठीक है। देखो आप लोग को पता ही होगा कि कभी कभी इस टाइप के क्वेश्चंस में इशू आते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ, मैं थोड़ा सा इसे सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। देखो मिड पॉइंट स्प्लिटिंग मेथड क्या कहता है? बीच वाले को दो पार्ट में तोड़ना है सच दैट उनका प्रोडक्ट 3 आए। उनका प्रोडक्ट कितना आ जाए? उनका प्रोडक्ट आ जाए 3, उनका प्रोडक्ट आ जाए 3, ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है, ठीक है। ठीक, और ऐड करने पर 2√5 है। ये सच में यही था, प्रोडक्ट को ब्रेक करके 3 लाना है। 3 तो आएगा ही नहीं। सर ये सर इतना आएगा। -2। सर डिस्क्रिमिनेंट में डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका? प्लस माइनस √20 रुको जरा डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं पहले। डिस्क्रिमिनेंट देखो, बी स्क्वायर यानी 2√5 माइनस 2√5 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ ए इंटू सी आता है, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करोगे तो √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4, 20, 20 माइनस 12 दैट इज इक्वल टू 8। तो डिस्क्रिमिनेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं, √8 करेक्ट है, करेक्ट है। 8 आएगा ना, 8 करेक्ट है। तो हम वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। वैल्यू देखो फैक्टराइज तो ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। या एक बार करके भी देख लें, दो नंबर जिनको ऐड कर, जिनको मल्टीप्लाई करने पर आपका 3 आए, ऐसा चाहिए होता है। और दो नंबर जिनको ऐड करने पर 2√5 आए। तो जाहिर सी बात है, मैं आपको एक चीज बता दूं, देखो अगर आप ऐड करके आंसर √5 लाना चाहते हो ना, तो वो √5 वाले ही कोई नंबर होंगे दोनों जो ऐड हो के 2√5 बनाएंगे, ठीक है। आ रहा है समझ में? √2 क्योंकि नहीं, रूट √5 वाले ही नंबर ऐड होके √5 ला सकते हैं।
अगर यहाँ √2 रख दिया ना आपने तो ये कभी भी √2 √5 में ऐड ही नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज तो बाय डिफॉल्ट। अब यहाँ पे क्या आएगा बीच में, अभी एक फुल नहीं है, अभी एक कंप्लीट नहीं है, वेट करो और मैं बताता हूँ। अभी इतना हम कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब 2 नंबर जिनको ऐड करने पर 2√5 है और मल्टीप्लाई करने पर √5 आ जाए, मल्टीप्लाई करने पर 3 आ जाए, तो ऐसे नंबर पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो भी नंबर आप लोगे ना √5 वाले नंबर, अगर आप उसे मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 5 वाली टर्म जरूर आएगी उसमें, और 5 वाली टर्म आएगी तो ये नंबर मिनिमम से मिनिमम 15 पे जाएगा। 5 का कोई ना कोई फैक्टर जरूर यहाँ होगा, ठीक है। तो ये पॉसिबल आपका नहीं है। तो जब पॉसिबल नहीं है तो आप बाकी रूट कैसे निकाल सकते हो? बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या कहता है? x की वैल्यू माइनस बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 टाइम्स ऑफ a। सो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी रखोगे तो माइनस टाइम्स ऑफ माइनस 2√5 प्लस माइनस अभी हमने निकाला बी स्क्वायर माइनस 4ac, कितना आया था? 8। तो ये आ गया आपका √8 डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a की वैल्यू हो जाएगी 1। सो व्हाट इज द आंसर? आपका हो जाएगा 2√5 प्लस माइनस 2√2 अपॉन 2। सो आप 2 कॉमन ले लें, तो हो जाएगा ये √5 प्लस माइनस √2 अपॉन 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट इज द आंसर? √5 प्लस माइनस √2, √5 प्लस माइनस √2। क्लियर है? ठीक है, यानी एक जीरोस आपका एक नंबर आएगा √5 प्लस √2 और एक आएगा √5 माइनस √2। अच्छा, जीरोस क्या होते हैं? एक्स की वैल्यू जिसपे आंसर 0 आ जाए। तो अच्छा, तो जीरोस अगर ये होते हैं तो फैक्टर क्या होता है? हमने याद करो पढ़ा था कि x इज इक्वल टू ए, अगर 0 है तो x माइनस ए फैक्टर होगा, और अगर x माइनस ए फैक्टर है तो x इज इक्वल टू ए जीरोस होगा। आ रहा है समझ में? यही तो करते थे, तभी तो हम इसको पुट करके रिमाइंडर निकालते थे, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ अगर x इज इक्वल टू √5 प्लस √2 आपका नंबर है, ठीक है, मतलब वो जीरोस है, तो x माइनस √5 माइनस √2 ये आपका फैक्टर होगा, यही वो फैक्टर है। इसी तरह से दूसरे वाले में x इज इक्वल टू √5 माइनस √2 अगर जीरोस है तो x माइनस √5 प्लस √2 क्या होगा? फैक्टर होगा। आया समझ में? ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन हो गया, टिपिकल हो गया, ठीक है। चलो देखो, मैं आज की क्लास को यहीं ओवर कर रहा हूँ। मे बी पॉसिबल जो हम लोग कल की जो हमने क्लास अनाउंस की है, अब अनाउंस करती है तो करेंगे भी क्लास। कब करेंगे? 5 पे डिसाइड हुआ है ना? 5 पे या 2 पे डिसाइड हुआ? 2 PM पे डिसाइड हुआ है क्लास, तो 2 PM पे मैं आपकी क्लास लूंगा कल, ठीक है। आ रहा है समझ में? ठीक, तो 2 PM पे क्लास लूंगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम ये क्लास 45 मिनट की होगी। एक तरह से आप इसे डाउट क्लियरिंग सेशन समझ लें कि आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे। कौन से डाउट? जो आपको 2 सीट दी गई है वो, और जो 2 सीट अभी मैं फिर से आपको सेंड करने वाला हूं वो, ठीक है। एक बार आप लोग लगाओ क्वेश्चंस लगाओगे, प्रैक्टिस होगी, जितने ज्यादा डाउट होंगे उतने मैं कल की क्लास में क्लियर कर दूंगा। शाम को हम फिर न्यू टॉपिक पढ़ेंगे, आइडेंटिटीज पढ़ेंगे और लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ओके, Yes, sir. Yes, क्लियर sir. है? Yes, sir. चलो ठीक है। आज थोड़ा सा इश्यू हो गया, मैं इसे सही करता हूँ। अगर ये इश्यू सही नहीं होता है तो फिर आपकी क्लासेस फिर मैं सेंटर से जाके ले लूंगा, ठीक है। सेंटर पे फुल फैसिलिटी होती है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। ये तो हम रूम पे आ जाते हैं, इस Yes, वजह से sir. थोड़ा सा इश्यू हो जाता है।